दोस्तों, हमने बहुतों को जाना। आइए जानते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे दिग्गज के बारे में जिनकी जिंदगी सिर्फ संघर्षों से नहीं बल्कि दिल को दहला देने वाले घटनाओं से भरी है। ऐसे पल जो किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को झकझोर दे और उसे उसके रास्ते से डगमगाने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, बुरे पल सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ऐसे पल जो इंसान की भावनाओं को, उसके विश्वास को ज़बरदस्त ठेस पहुंचाए और वो इंसान टस से मस हुए बिना हंसते हुए ज़िंदगी के दिए हुए वो सारे दर्द पीकर अपने और अपने परिवार को संवारे और एक मिसाल कायम किए। वो दिग्गज है सुनील दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त, जिनका जन्म 6 जून 1929 को नक्का खुर्द, झेलम जिला, पंजाब प्रांत, ब्रिटिश भारत, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ एक हुसैनी ब्राह्मण परिवार में बलराज दत्त के रूप में पिता दीवान रघुनाथ दत्त और माता कुलवंती देवी दत्त के घर हुआ था, जो जमींदारों के परिवार से थे। 5 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 18 वर्ष की उम्र में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जब हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़कने लगी, तब दत्त के पिता के एक मुस्लिम मित्र याकूब ने दत्त परिवार को बचाया। उसके बाद दत्त परिवार पूर्वी पंजाब की यमुनानगर जिले में यमुना नदी के तट पर छोटे से गांव मंडोली में बस गया, जो कि अब हरियाणा का एक जिला है। बाद में वह अपनी मां कुलवंती देवी के साथ लखनऊ संयुक्त प्रांत चले गए और स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान अमीनाबाद बाजार में लंबा समय बिताया। इसके बाद वे बॉम्बे चले गए, जहां उन्होंने बीए में दक्षिण बॉम्बे के चर्च गेट में बॉम्बे विश्वविद्यालय के जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और शहर के बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिवीजन में नौकरी की। 1954 में रेडियो से शुरुआत करते हुए उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के साथ सुनील दत्त दक्षिण एशिया के सबसे पुराने रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा में बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उसके बाद 1955 में हिंदी फिल्मों में रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। निर्देशक रमेश सहगल ने दत्त को फिल्मों में ब्रेक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब दत्त रेडियो सिलोन पर लिप्टन की महफिल शो की मेजबानी कर रहे थे। दत्त ने 1957 की फिल्म मदर इंडिया में स्टारडम हासिल किया, जिसमें उन्होंने नरगिस के गुस्सैल बेटे की भूमिका निभाई। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और दत्त ने नरगिस को बचाने के लिए भीषण आग का सामना किया। इस तरह उन्होंने नरगिस का दिल जीत लिया और 1958 में दोनों ने शादी कर ली। 29 जुलाई 1959 को उनके एक बेटे संजय दत्त पैदा हुए और जिन्हें हम कहते हैं कि वो बॉलीवुड में एक छोटे राजकुमार के रूप में अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। सुनील दत्त का उथल पुथल भरा प्रारंभिक जीवन ही उन्हें एक ठोस, भरोसेमंद व्यक्ति बनाया, जो हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए मौजूद रहते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि उनके बच्चे का नाम उस समय की बेहद लोकप्रिय फिल्म और संस्कृत उर्दू पत्रिका शमा के माध्यम से क्राउड सोर्सिंग द्वारा चुना गया था। माँ और पति की ओर ध्यान केंद्रित करने के कारण नरगिस ने अपने करियर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों में शामिल कर लिया, जबकि सुनील ने परिवार के प्रारंभिक ब्रेड विनर की भूमिका निभाई। 1966 में सुनील दत्त हैदराबाद के पास शूटिंग कर रहे थे, जब उन्हें नरगिस से एक टेलीग्राम मिला, जिसमें उन्हें खानदान के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार एंटल प्रेस्ली जूनियर 17 जीतने के लिए बधाई दी गई थी, जिसमें उन्होंने एक विकलांग व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। भावुक सुनील दत्त ने जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ और मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। उन्हें मधुर, बुद्धिमान और आज के किशोरों की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए। यह सब आप पर निर्भर करता है और आप उनके लिए कितना समय बिताते हैं। उनका सुंदर विकास आपके किसी भी सार्वजनिक कार्य की तुलना में समाज के लिए आपका महान योगदान होगा। उनके बेटे संजय दत्त को अपनी माँ, नानी आदि से अटूट प्यार मिला। सुनील दत्त अपने जीवन में एक दुर्जेय व्यक्ति थे, जो अपने बिगड़ैल बेटे पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के गार्जियन बनने की कोशिश की। संजय दत्त जब 6 साल के थे, तब उनका परिवार एक शूटिंग के लिए कश्मीर गया था। तब उन्होंने पहले सिगरेट की डिमांड की और जब मना किया तो उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी। 6 साल की उम्र में एक बाप को अपने बेटे की सिगरेट की डिमांड करते देखना या सुनना पैरों तले जमीन खिसकने जैसी बात थी। सुनील दत्त को लगा कि संजय को उनकी मांगों का विरोध करने और धूम्रपान के प्रति उनके आकर्षण को बढ़ाने से बेहतर होगा कि उन्हें धूम्रपान करने दे।
उन्होंने कई ट्रिकें अपनाई, कई रास्ते अपनाए। अंततः दोस्ताना अंदाज में अपने बेटे को एक तरफ ले गए और सिगरेट दी। उन्हें लगा कि संजय नहीं कर पाएंगे, परंतु संजय ने पूरी सिगरेट खत्म कर दी। दत्त साहब बहुत चिंतित और क्रोधित हो गए। नतीजन उन्होंने संजय को मारा और धूप में खड़ा कर दिया। कितनी भी कोशिश करने के बावजूद सुनील दत्त संजय पर काबू नहीं पा सके। उन्हें चिंता थी कि उनके लाडले और बिगड़ैल बेटे एक दिन बेकाबू राक्षस न बन जाए। सुनील दत्त ने संजय को अनुशासित करने के लिए सनावर के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, लेकिन संजय वहां और बिगड़ गए। इससे उनके पिता के साथ उनके रिश्ते में तनाव आ गया, शायद हमेशा के लिए। पिता द्वारा सनावर भेजे जाने पर संजय को नाराजगी थी, जिसके लिए उन्हें अपने पिता से नफरत थी। उन्हें खुद को अपने माता पिता के जैविक संतान होने पर भी संदेह होने लगा। शायद वक्त को अब भी खुशी नहीं थी, उसे और भी बुरा करना था। कॉलेज में संजय ड्रग्स की गिरफ्त में आ गया, जिसका पता चलने के बावजूद नरगिस ने बेटे के खातिर सुनील दत्त से झूठ बोला। एक बार हीरोइन का नशा करने के बाद नींद में डूबे संजय अपने पिता के साथ खाना खा रहे थे। संजय ने कई साल बाद याद करते हुए कहा, मैं अपनी बेड में सो ही गया था यार। उनके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। संजय कॉलेज छोड़ अभिनय को एक पेशे के रूप में अपनाना चाहते थे। दत्त साहब शुरू में परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया। अंततः संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म में रॉकी शाइन की। वक्त को यहाँ तक भी मंजूर नहीं था और नरगिस को कैंसर हो गया। सुनील इलाज के लिए अमेरिका ले गए और हर कदम पर उनके साथ रहे। जब नरगिस कोमा में थी, सुनील दत्त को उनकी जोशीली आवाज़ की याद आती थी। यह उनकी आवाज़ ही थी जिसने उन्हें साहस दिया, लड़ने की ताकत दी। सुनील दत्त यह सोच कर काँप उठे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे ये आवाज़ दोबारा नहीं सुन पाएंगे। और इसलिए एक बार नरगिस को होश आया तो उन्होंने उनके साथ अपनी कुछ बातचीत रिकॉर्ड करने का फैसला किया। वे हर दिन बात करते थे, कभी पुरानी यादें साझा करते थे, कभी अपनों बच्चों के भविष्य के बारे में। अंततः नरगिस और कैंसर की लड़ाई में नरगिस हार गई। परिवार तबाह हो गया। उधर संजय नशीली दवाओं के जाल में फंस गए। लेकिन सुनील दत्त द्वारा रिकॉर्ड की गई बात थी जिससे बाद में उनकी जान बच गई। सुनील दत्त ने आखिरकार संजय की बुरी लत पर काबू पाने के लिए उन्हें अमेरिका में एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। लेकिन वहाँ भी संजय कभी भी प्रलोभन में फंसने से बहुत दूर नहीं थे। उसके बाद सुनील ने उन्हें नरगिस के साथ अपनी आखिरी बातचीत के टेप भेजे। जब माँ की मौत हुई तो संजय रोए नहीं थे। नरगिस का निधन हुए 3 साल हो गए, लेकिन संजय के घाव अभी भी हरे थे। जब संजय को सुनील दत्त से टेप मिले तो उन्हें पता नहीं था कि उनमें क्या है। उन्होंने प्ले दबाया और अचानक उनका कमरा नरगिस की आवाज़ से भर गया। उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब उनकी माँ की आवाज़ दत्त हवेली में गूंजती थी। लेकिन अब वो आवाज़ वो सुन रहे थे, वे अलग थी, कमज़ोर, टूटी हुई, अत्यधिक दर्द भरी। लेकिन उनकी माँ ने फिर भी अपने प्यारे संजू के सपनों के बारे में बात की और कुछ प्यारी सलाह दी। उन्होंने कहा, किसी भी चीज़ से बढ़कर संजू अपनी विनम्रता बनाए रखें, अपना चरित्र बनाए रखें, कभी भी दिखावा न करें, हमेशा विनम्र रहें और बड़ों का सम्मान करें। यही वह चीज़ है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। इससे आपको काम में ताकत मिलेगी। संजय मूर्ति की तरह बैठे रहे और सुनते रहे। उस दिन कमरे में सिर्फ वह और उनकी माँ ही थी। संजय बोले, मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, मुझे सलाह देना और मुझे बातें बताना। वो मुझसे कितना प्यार करती थी और मेरी कितनी परवाह करती थी और मुझसे कितनी उम्मीद रखती थी। संजय ने याद करते हुए कहा, मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैं रोता रहा। संजय ने अपने सभी गलतियों से अपने कदम पीछे खींच लिए, अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि अभी भी मुसीबत से बहुत दूर नहीं थे। सुनील दत्त को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 1992 में संजय को टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सुनील अब भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनका बेटा धमाकों की साजिश में शामिल हो सकता है। वह संजय से सुनना चाहते थे कि मीडिया ने इसे गलत समझा है, उनका बेटा आतंकवादी नहीं हो सकता। राकेश मारिया ने संजय से कहा कि वह पिता को सच बताए। तभी संजय ने उसके सामने स्वीकार किया
कि उसके पास एक असॉल्ट राइफल और कुछ गोला बारूद है जो उसे अनिस इब्राहिम से मिला था। वह भी सुनील दत्त जानना चाहते थे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। संजय ने कहा, क्योंकि मेरे रगों में मुस्लिम खून है। शहर में जो कुछ हो रहा था मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा था। सुनील दत्त ये जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। हताश होकर उन्होंने पुलिस मुख्यालय छोड़ दिया। सब कुछ दांव पर था। उनकी थकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद के बुरे दिनों में सुनील दत्त के दर्द की केवल कल्पना ही की जा सकती है। वे हर सुबह 7 बजे कॉफर्ड मार्केट मुख्यालय पहुंचते थे, इस उम्मीद में कि जब संजय को उनके सेल से पूछताछ कक्ष में ले जाए तो उनकी एक झलक मिल जाए। लेकिन दत्त साहब ने अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार मई 1993 में जमानत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन उनके बदलते राजनीतिक संबंधों ने अंततः संजय के खिलाफ स्थिति पैदा कर दी। संजय को जेल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने के बाद सुनील दत्त ने हार मान ली। संजय ने याद करते हुए कहा, हर दिन वह जेल में मुझसे मिलने आते थे और मुझसे कहते थे, कल हो जाएगा, आपको कल रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। यह 3 से 4 महीने तक चलता रहा। संजय कहते हैं कि इनमें से एक मुलाकात के दौरान मैं रो पड़ा, पिताजी कब हो जाएगा, मुझे कब रिहा किया जाएगा। उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझसे कहा, संजू, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं नहीं कर सकता। आखिरकार वह शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ही थे जो 15 महीने जेल में रहने के बाद 18 अक्टूबर को संजय को बाहर निकालने में कामयाब रहे। कुछ ही समय बाद संजय ने रिया पिल्ले से शादी कर ली। सुनील दत्त को संजय रिया की शादी के बारे में अपने बेटे से नहीं बल्कि एक पत्रकार से पता चला था। वह शांत थे और उन्होंने कहा कि पिता होने के नाते संजय की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसके अलावा संजू अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वह उनकी पसंद है। उनकी निजी ज़िंदगी और करियर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुनील दत्त लहजे में बात तो थी, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी आवाज़ में चोट की झलक भी थी। जब अधिकारी जाने वाला था तो सुनील दत्त ने उनकी बेटियों के बारे में पूछा जिनसे वह प्यार करता था। फिर कहा, साहब, क्या आप जानते हैं बेटियां सर्वश्रेष्ठ होती हैं। सुनील दत्त ने आखिरी बार मुन्ना भाई के लिए अपने बेटे के साथ कैमरे का सामना किया था, जब उन्होंने स्क्रीन पर एक ईमानदार पिता की भूमिका भी निभाई थी। आखिरकार पिता और पुत्र के बीच चीज़ें थोड़ी शांत और खुशहाल थी। अपने पिता के साथ अपने समीकरण को याद करते हुए संजय ने कहा, हमारा रिश्ता अब वास्तव में सहज था और हम खूब बातें करते थे। वह मेरे बगल वाले अपार्टमेंट में रहना चाहते थे और हम उनके लिए सब कुछ तैयार करने में व्यस्त थे। संजय ने सुनील दत्त को उनके नए घर के लिए ड्रिंक की 7 महंगी बोतलें दी और सुनील ने उसे गले लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमने मुझे बिगाड़ दिया। 25 मई 2005 को सुनील दत्त का नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस दिन जहाँ तक नज़र थी केवल लोग ही लोग थे। द हिंदू के अनुसार 30,000 लोग शमशान की सड़क पर खड़े थे। वे सुनील दत्त को अंतिम सम्मान देने के लिए एकत्र हुए थे जिनसे वे प्यार करते थे। संजय दत्त निःशब्द होकर सुनील दत्त के शोक में एकत्र मानवता के सागर को देख रहे थे। सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोग संजय दत्त साहब को विदाई देने के लिए एकत्र हुए। संजू और मैंने एक दूसरे को देखा और मैंने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो मैंने वो पहले कभी नहीं देखा। संजू को सुनील दत्त की मृत्यु के बाद यह एहसास हुआ कि उनके पिता ने लोगों के जीवन में कितना योगदान दिया था। मैं देख सकता था कि वह विनम्र था, महेश भट्ट ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि संजय ने मेरी ओर देखा। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता इतने महान व्यक्ति थे। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि जब कोई चीज़ आंखों के सामने रहती है और आंखों से ओझल रहती है, लेकिन आंखों से ओझल होते ही साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन तब जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है, चाह कर भी कुछ हाथ नहीं लगता। अब हमें यह देखना है कहीं यह गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं। आखिर उन्होंने सिद्ध ही कर दिया कि न मुँह छुपा के जियो
न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कर जियो। घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात में दिया जला के जियो। घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात में दिया जला के चलो। ये ज़िंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, हर एक मकाम पे कदम बढ़ा के चलो। न मुँह छिपा के जियो, न सर झुका के जियो। दोस्तों, ये थी सुनील दत्त की कभी न ख़त्म होने वाले संघर्षों की कहानी। उन्होंने अपने ज़िंदगी में श्री राम से भी ज़्यादा कष्ट झेले। ऐसे दिग्गज अभिनेता, समाज सेवी, सांसद, मंत्री और एक गजब के पिता और एक गजब के पति को मेरा दिल से सलाम। दत्त साहब, आप रहे न रहे, आपकी कहानियाँ रहेंगी, आपकी यादें रहेंगी।